नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। आपको पता है कि हम हर रोज़ डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज तारीख है 29 मई और हम लोग आगे आने वाले कुछ मिनटों में आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। काफ़ी यूजफुल प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न रहेंगे जिसके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसमें स्टैटिक्स के भी प्रश्न होते हैं। ओके, तो आइए बिना कोई देर किए हुए अब इधर उधर की बातें बिना किए हुए हम लोग शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। एज यूजल दोस्तों, यदि आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देख लेते हैं आज का एजेंडा कि आज की इस वीडियो में हम लोग को क्या क्या जानना है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ पहले की तरह रोज़ की तरह नेशनल न्यूज़ भी जानेंगे, कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे, कुछ ऑबिचुरी के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। ओके, तो आइए दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की सुर्खियों के साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज़ की वर्ल्ड हंगर डे हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला है कि हांगकांग की महिला पर्वतारोही त्यांग इन हंग, जिन्होंने एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज़ एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है मात्र 26 घंटे में। ओके, इनके बारे में भी डिटेल से अंदर जाना जाएगा। अगला है कि 228 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय मुसी डू लोअर की पहली महिला अध्यक्ष लॉरेंस डेस्कार्स बनी है। ओके, इनके बारे में भी जानेंगे और दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के बारे में भी जानेंगे। अगला है कि जेफ बेजोस की जगह अमेजन के नए CEO एंडी जेसी बनेंगे। ये न्यूज़ तो आपको पता ही होगा। अब इंटरनेशनल न्यूज़ से हम लोग मूव करके नेशनल न्यूज़ की तरफ पहुंच गए हैं कि भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का हाल ही में निधन हो गया है। निधन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे हम इस प्रश्न के साथ। अगला है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम के बारे में भी हम लोग जान लेंगे अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 95% वोट हासिल कर बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ये है बशर अल असद साहब। ओके, और है फिर देख लीजिए कोरोना वायरस पर फिर से एक टीका विकसित हुआ है ताइवान के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि हाल ही में ताइवान के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के DNA का उपयोग करके एक टीका विकसित किया है और चूहे और हैमस्टर पर इसकी प्रभावकारिता का परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसमें भी और हम कुछ डिटेल से जानेंगे, कुछ टीकों के बारे में जानेंगे, कुछ अन्य न्यूज़ जानेंगे कोरोना वायरस पर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये थी हमारी सुर्खियाँ। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ शुरू करने के पहले, ताकि आप लोग सेशन के बीच में डिस्टर्ब ना हो। यदि आप लोग चाहते हैं इसका क्यूज देना तो टेलीग्राम पर अचीवर्स वेब सर्च कीजिए, हमारे ग्रुप और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की स्टैटिक के साथ क्यूज कब होती है? 12 बजे होती है। ठीक है, 12 बजे दिन में। ओके, और आप लोग चाहे तो हमारे वेबसाइट पर भी घूमकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़े संग्रहालय मुसी डू लोअर की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मुसी डू लोअर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम इन 228 ईयर्स। दोस्तों 228 वर्षों में पहली बार कोई दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की महिला अध्यक्ष बनी है। ओके, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, ये देखिए लॉरेंस डेस्कार्स जी हैं। अब आपको इसमें एक न्यूज़ तो एकदम इम्पोर्टेंट है जो याद रखना ही है, क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा था? आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मुसी डू लोअर संग्रहालय जो था दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है और अभी भी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मसाला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो मुसी डू लोअर की बात हम लोगों ने की वो पेरिस और फ्रांस में स्थित है। ठीक है, मतलब पेरिस फ्रांस की जो राजधानी है उधर स्थित है। ओके, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता म्यूजियम होगा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। ठीक है, अगला है कि मानव विज्ञान संग्रहालय एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ स्थित है भारत में? तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। ठीक है, सारनाथ म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वाराणसी यूपी में स्थित है। ओके, और यदि आपसे पूछ दे कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है तो 18 मई को। कब दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
ओके। अच्छा, एक बात आप लोग क्या कीजिएगा ना, प्रश्न एक है जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट में देना है। क्या? कुछ दिनों पहले एक क्रिकेट का सबसे बड़ा संग्रहालय चर्चा में रहा था, ठीक है, पुणे में है। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप उसका नाम बताइए कि क्रिकेट में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। ठीक है, पूरे विश्व में, वो भारत में ही है, पुणे में है। मैंने हिंट दे दिया, अब आपको उसका नाम बताना है। ओके, तो ये था हमारा पहला न्यूज़ कि लॉरेंस डेस्कॉर्स दुनिया की सबसे बड़ी संग्रहालय मुसीड लोअर की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संग्रहालय मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, म्यूजियम जिसको संग्रहालय बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे पुराने प्राचीन ज़मानों की चीज़ों को संग्रह करके एक जगह रखा जाता है ताकि लोग, शोधकर्ता आए और वहाँ आसानी से एक जगह उनको सारी सामग्री मिल जाए और वो उन पर शोध कर सके या देखकर पहले के बारे में जान सके। ओके, ये होता है हमारा संग्रहालय। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए कि जेफ बेजोस की जगह अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे। ठीक है, हु विल बी द न्यू CEO ऑफ अमेजन रिप्लेसिंग जेफ बेजोस। देखिए, अब आप लोग के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बात तो हम लोग बहुत पहले जान भी चुके हैं, शायद बहुत पहले ये न्यूज़ भी कवर हो चुका है, तो फिर से ये घूम फिर कर वापस क्यों आया है। तो बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि भविष्य में जेफ बेजोस की जगह अमेजन के नई CEO एंडी जेसी बनेंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जून में, 7 जून के आसपास, अब ये जो एंडी जेसी है ये जेफ बेजोस को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ फिर से एक बार टॉप पर है, चर्चा में आ गया है, इसलिए आप लोग एक बार फिर से इसको जान लीजिए। ओके, तो जेफ बेजोस की जगह अमेजन के नई CEO कौन बनेंगे, तो एंडी जेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा एंडी जेसी का नाम, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। ओके, और जेफ बेजोस को तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना, अरे अमेजन के CEO हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी विश्व में है। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट CEO के बारे में। तो सबसे पहले तो आप CEO का फुल फॉर्म बता दीजिए, नहीं पता है, चलिए मैं ही बताता हूँ। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट CEOs के बारे में जानते हैं विभिन्न कंपनी के। वैसे तो आप लोग बहुत सारे कंपनी के CEO के नाम जानते हैं, खासकर याद करने के लालच में कि ये सारे भी प्रश्न में आ सकते हैं, आप लोग बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के CEO को भी याद रखे हैं। खैर छोड़िए, हम लोग जानते हैं CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, सत्या नडेला। गूगल के हमारे सुंदर भाई सुंदर पिचाई। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के जैक डॉर्सी और एप्पल के टिम कुक। ओके, अच्छा, अब फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर ये सब की चर्चा हो ही गई है, तो एक चर्चा छोटी सी हम लोग करते हैं। आप लोगों ने इधर न्यूज़ में सुना होगा क्या कि व्हाट्सअप ने सरकार पर एक केस किया है। क्या केस किया है कि भाई ये जो नया नया सब नीति थी सरकार की, यदि हम लोग उसको मानते हैं तो यूजर के प्राइवेसी पर खतरा है। क्या? यूजर के प्राइवेसी पर खतरा है, क्योंकि जो नई सरकार की नीति थी उसमें बताया गया था कि आपको हमें बताना होगा कि यदि भाई कहीं से कोई गलत न्यूज़ फैल रही है तो कहाँ से फैल रही है। और आप लोग जानते होंगे यदि व्हाट्सअप यूज कर रहे होंगे तो उस पर लिखा रहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब कि दोनों तरफ ये इनक्रिप्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सअप अभी जो है केस किया है, हालांकि इस केस से होना जाना कुछ है नहीं, फिर से वापस जो सरकार बोली है नीति उसको लागू करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा सही भी है, ये बात अलग है कि थोड़ा सा मॉनिटर भी आप लोग होते रहिएगा, तो सोच समझ के अब जो कीजिएगा करना है, ये नहीं कि कोई भी मैसेज आपको आ जाए वो आप लोग फॉरवर्ड मार दीजिए डायरेक्ट। ओके, ऐसा नहीं करना है, सोच समझ कर। ओके, फेक न्यूज़ तो फैलाना ही नहीं है, और ख़ासकर ये फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। ओके, तो इतनी सारी बात आप लोग जान लिए होंगे। आप लोग इधर काफ़ी न्यूज़ सुन के बोर हो गए होंगे। यहाँ वही फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब वगैरह अब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म नहीं होगा, सरकार की नीति सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत से सबको बहुत सारा फ़ायदा है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। एक निधन से संबंधित प्रश्न है कि भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी। इंडियाज फर्स्ट ट्रेंड आर्ट क्यूरेटर डाइड रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम। तो अलका रघुवंशी उनका नाम था। ठीक है, ये देखिए अलका रघुवंशी है, ये भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर है। ओके, कला क्यूरेटर मतलब नहीं जानते हैं आप लोग, पिच क्यूरेटर मतलब जानते हैं। अरे पिच क्यूरेटर क्या होता है, जो हमारा खेलने का क्रिकेट में पिच होता है
उसको वो बढ़िया करता है, ठीक है, उसको वो निखारने में मदद करता है ताकि वो बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर सके। तो यही ये कला क्यूरेटर का काम है, ठीक है। ये जो कलाकार हैं उनकी कला को निखार देना, ठीक है, ये है कला क्यूरेटर जी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या था, अलका रघुवंशी। अब आइए कुछ चलते हैं इंपॉर्टेंट निधन की ओर। सबसे पहला निधन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया है, तो एच.एस. डॉर्स्वामी। ओके, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो श्री कुमार बनर्जी। अगला चलते हैं, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, ओम प्रकाश भारद्वाज। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मतलब कि पर्यावरणविद थे, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक इवान लॉन्गपिंग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे, तो 1-2 दिन पहले ही ये सारा न्यूज़ कवर कराया गया है, किस देश से संबंधित थे, चीन से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अलका रघुवंशी जी को ध्यान रखिएगा कि वो प्रशिक्षित, मतलब इंडिया में पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी और उनका निधन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव किया जाए। इसमें तो कुछ और ख़ास बात है नहीं बताने को, जिसमें ज़्यादा खास बात बताने को होगा उसमें मैं बता दिया करूँगा। ओके, अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो प्रश्न है कि हांगकांग की महिला पर्वतारोही का नाम क्या है, जिन्होंने एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई 26 घंटे से कम समय में दर्ज करके एक नया रिकॉर्ड बनाई है। तो इनका नाम है त्यांग इन हंग। इन्होंने क्या कारनामा किया है अभी हाल फिलहाल में, एवरेस्ट को फतह कर लिया है 26 घंटे से भी कम समय में, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है कि दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का, ठीक है, महिला में। ओके, अब आप लोग जानते होंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो कहीं कहीं आप लोगों को 8,848 मीटर और कहीं कहीं आप लोगों को 8,850 मीटर मिलता होगा एवरेस्ट की ऊंचाई। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऑप्शंस में रहेंगे, या तो आपके ऑप्शंस में एग्जाम्स में पूछेगा तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, तो जो मिलेंगे एक ही रहेंगे, दोनों आपको दे नहीं सकता है। तो यदि 848 आपको मिल गया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 8,850 मिल गया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो त्यांग इन हंग ने 8,848 मीटर या 50 मीटर जो कह लीजिए 26 घंटे से कम समय में इसकी चढ़ाई पूरी कर ली, ठीक है, मतलब लगातार शायद चलते रही। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर जानते हैं कुछ और बातें के बारे में। देखिए क्या है कि नेपाल की कौन सी पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। एक बार चढ़ने में बहुत सारे लोगों का हालत टाइट हो जाता है, इन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। नाम क्या है, कामी रीता शेरपा। जैसे कि इनका ये काम ही हो गया कि चलो भाई मन बैठे लग नहीं रहा है तो चलो एक बार एवरेस्ट को फतह करके आते हैं। चलिए अगला है, किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन तोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह कर दिया है, तो ये अनीता कुंडू जी है। अगला है कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो माउंट अन्नपूर्णा। देखिए जितने भी एवरेस्ट नहीं, हिमालय की जितनी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें यदि हम लोग 4-5 टॉप चोटी की बात कर लें तो आपको लगभग सारे चोटी नेपाल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी तो आप लोग जानते ही होंगे, और बहुत सारा है। ओके, और बाकी सागर माथा तो माउंट एवरेस्ट को ही बोलते हैं। कंचनजंगा भी नेपाल के सीमा पर ही है। अगला है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये ऑस्ट्रियाई महिला पर्वतारोही थी, नाम है गेरलिंडे। आपको थोड़ा सा मैं अच्छा से दिखवा देता हूँ, गेरलिंडे काउंटने ब्रूनर। ओके, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, पहली कौन है, पहली तो जिसकी बात चल रही है अभी माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये K2 है, काराकोरम है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कंचनजंगा, ठीक है। तो 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा ही आएगा, और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ दे तो वो कंचनजंगा ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके,
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। वर्ल्ड हंगर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं। ठीक है, अब आइए मई में की सबसे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जानते हैं। अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज घटित हुए हैं, क्योंकि अब मई भी खत्म होने को ही है। आज 29 तो हो ही गया, 1-2 दिन में मई का भी सत्यानाश हो जाएगा। चलिए, तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मजदूर दिवस मनाते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ओके। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए इसे। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को एथलेटिक्स दिवस, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। विश्व कछुआ दिवस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 23 मई को मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से हैं? चलिए एक बात आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि राष्ट्रमंडल देशों में अभी कितने देश सम्मिलित हैं। ओके। और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं और विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। ओके, तो मई में अब तक के इम्पोर्टेंट डेज को कवर कर लिया गया है, और इसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं टिक करवा चुका हूँ। ओके, तो वो सब खासकर ज़्यादा रूप से याद रखना है, बाकी सबको 3-4 बार पढ़ लेना है। बाकी 3-4 बार तो रिपीट हो ही चुका होगा। अब अगले अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। जो नए पद पर एक अपॉइंटमेंट हुआ है, देखते हैं कौन सा अपॉइंटमेंट है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को कौन से नए पद पर नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम इसमें चलेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर का नाम आया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग का बिल कब पारित हुआ था? आप लोग को याद हो कि बिल वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 5 अगस्त 2019, याद है ना? 5 अगस्त 2019 वो हिस्टोरिक डे जब आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की बात की गई थी, और ख़त्म भी हो गया था। और यदि आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग कब से लागू हुआ, तो ये 31 अक्टूबर 2019 से। ओके, 31 अक्टूबर 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग क्या बन गए? केंद्र शासित क्षेत्र बन गए। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को आप लोग ध्यान रखते हैं हिस्ट्री डे के रूप में, उसी तरह से आप लोग 5 अगस्त को भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपसे क्या क्या कहना चाह रहा है। तो पहला प्रश्न है एक्स्ट्रा मसाला के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही, कि हाल ही में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये नरेंद्र बत्रा जी हैं। ओके, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो रमेश पवार जी। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? अजंता नियोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्रीनंदन किन्हें? सुंदरम को। ओके, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट के न्यूज हैं जो रिसेंटली हुए हैं, और ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो आप लोग इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आर्टिकल 370 क्या है, ये सारी बातें बहुत बार वीडियो में डिस्कस की गई है। अब आर्टिकल 370 का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसे तो रद्द कर दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बशर अल असद सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, इनका क्या है? बशर अल असद, और चौथी बार ये सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, तो इसलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इंटरनेशनल न्यूज़ के रूप में। ठीक है, इन्होंने 50% या 60% वोट प्राप्त नहीं किया, इन्होंने 95% मतलब काफ़ी शानदार तरीके से विजयी हुए हैं। कौन? सीरिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन? बशर अल असद। और नव निर्वाचित भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पहले भी राष्ट्रपति बशर अल असद ही थे। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं। 3 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, कुछ और मैं बताऊंगा। कि विश्व के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? सना मरीन कहाँ की है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, आई थिंक फिनलैंड की है। चलिए, हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने? तो फाम मिन्ह चिन
हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्लॉड जोसेफ। ओके। अच्छा, कुछ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात कि सबसे लॉन्ग टाइम तक भारत में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर तो शायद ही कोई न जानता हो। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी ही थी। आप लोग को याद होगा, एक बार इमरजेंसी के पहले, फिर इमरजेंसी के बाद, ठीक है। अच्छा, और प्रश्न और करते हैं हम लोग कि सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत में कौन बने थे अब तक के? तो ये राजीव गांधी बने थे। प्रधानमंत्री के बारे में बातें, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये सारा किस आर्टिकल में लिखा हुआ? तो आर्टिकल 75 में। ओके। तो ये बहुत सारे प्रश्न आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए प्रधानमंत्री के बारे में। हाँ, एक प्रश्न और, यदि आपसे पूछेगा कि सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब आया था? तो 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी थोड़ा सा। ओके, ये सारी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये डेट थोड़ा सा 1970 वाला कन्फ्यूजन में हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, बस थोड़ा सा डाउट है मन में। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला जाए। ये था हमारा अगला न्यूज। अब अगले न्यूज को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के डीएनए का उपयोग करके एक टीका विकसित किया है और चूहे और हैमस्टर पर इसकी प्रभावकारिता का परीक्षण किया है? तो ये कौन सा किया है? तो ये ताइवान ने किया है। क्या किया है? कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के डीएनए का उपयोग करके टीका विकसित किया है। और शायद इसी तरह जो हमारा कोवैक्सीन है ना, इसी तरह काम करता है। ओके। यदि हम लोग बात करें कोविशील्ड का, तो कोविशील्ड जो है डीएनए वैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड आरएनए वैक्सीन है। ओके। कोविशील्ड को आप लोग देख रहे होंगे सेकेंड डोज पहले तो तिथि थी कि हाँ भाई 42 से 84 दिन के बीच ले सकते हैं, अब डायरेक्ट कर दिया है 84 दिन से एवं में लेना पड़ेगा। ओके, उसके पहले आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ताइवान एक नया टीका विकसित कर रहा है, किस पर? कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के डीएनए का उपयोग करके, ठीक है। और ये अभी चूहा और हैमस्टर पर इसकी प्रभाविता का परीक्षण किया, ठीक है। आइए कुछ और बात हम लोग जानते हैं जो शायद आप लोग जानते हो और बहुत सारे लोग न भी जानते हो। भारत में स्पुतनिक भी आया था, उसको कौन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो ये करेगा अपोलो ग्रुप्स, ठीक है। अपोलो ग्रुप्स, इसकी अपोलो कंपनी हॉस्पिटल वाली जो है वो इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इसकी चार्ज उसने 1149 रुपये रखी है, ठीक है। किसने? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पुतनिक की चार्ज कितनी होगी, तो 1149 रुपये है, ठीक है ना। स्पुतनिक भी कहाँ का है? रूस का है। और सबसे पहला पूरे कोरोना वायरस पर जो सबसे पहला वैक्सीन बना था, ये कौन बना था? ये स्पुतनिक वी ही था। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग चलते हैं कि एक्स्ट्रा मसाला के क्या क्या प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड द्वारा। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। प्रश्न है कि वैशाली एस श्रीवास्तव को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर पता ही होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया। किन्हें? वैशाली एस श्रीवास्तव को। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया। आप लोग इसी तरह लगे रहिए, उत्तर देते रहिए, आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्या प्रश्न है कि विच स्पेस एजेंसीज मास मिशन इज टू एक्सप्लोर एरियल स्काउटिंग फॉर बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स? ओके, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शन में आपको उत्तर चूज करके देने हैं। तो जल्दी से आप लोग उत्तर देना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑफ द डे है और एक इस तरह से आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, एक शुरू में, एक बीच में और एक क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, बाय।